सो मोस्ट वेलकम ऑल डियर रेस्पेक्टेड स्टूडेंट। और आज की जो क्लास है, इस क्लास में अपन बात करने वाले हैं एमिनो एसिड्स के क्लासिफिकेशन के ऊपर। कल की जो क्लास थी या प्रीवियस अपनी जो क्लास थी, जस्ट वहां पर एमिनो एसिड्स करके जो क्लास थी, उस क्लास के अंदर एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर कैसी होती है, अल्फा एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, उसके बारे में अपन ने डिस्कशन किया था। और वापस में रिपीट कर देता हूँ, जो एमिनो एसिड्स की स्ट्रक्चर होती है उसको अपन अल्फा एमिनो एसिड्स क्यों कहते हैं, बीटा क्यों कहते हैं, उसको आज क्लासिफाई करेंगे। बट एमिनो एसिड्स क्या होते हैं इसको मैंने दिखाने की कोशिश वैसे करी थी। तो एमिनो एसिड, और एमिनो एसिड को एमिनो एसिड इसलिए कहते हैं, उसका रीजन क्या रहता है। देखिए, जो कार्बन जिसके साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है, इस ग्रुप को बोलते हैं अपन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और इसी कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है NH2 ग्रुप, NH2 ग्रुप। और NH2 ग्रुप को बोला जाता है एमिनो ग्रुप, एमिनो ग्रुप या एमिन ग्रुप बोला जाता है, एमिनो ग्रुप। और इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर नॉर्मल CH2 डाल दो, नहीं हाइड्रोजन ऊपर नीचे दोनों तरफ रहेगा। तो जिस कार्बन के साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड है या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन को बोला जाता है अल्फा कार्बन। और इसी अल्फा कार्बन के साथ में जब एमिन ग्रुप होता है, तो ऐसे एसिड को बोला जाता है एमिनो एसिड। और इस एमिनो एसिड का क्लासिफिकेशन अपन देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन के अंदर कल भी अपन ने काफी सारी चीजों पे डिस्कशन किया था, और प्रोटीन की स्ट्रक्चर है उस पर भी डिस्कशन किया था। तो आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ क्लासिफिकेशन के ऊपर। तो आप लोग हेडिंग नोट कर लो, क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड, क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड। हेडिंग नोट कर लो, क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड। नए पेज पे जा रहा हूं मैं इसको। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड, क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड, इस टाइप से टॉपिक रहेगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड के ऊपर अपन बात करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड पे बात करें तो फर्स्ट में जो इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है वो डिपेंड ऑन द रिलेटिव पोजीशन पे होता है। डिपेंड ऑन रिलेटिव पोजीशन, डिपेंड ऑन रिलेटिव पोजीशन, डिपेंड ऑन रिलेटिव पोजीशन, इसके बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन होता है। और इस क्लासिफिकेशन को अगर देखें तो डिपेंड ऑन रिलेटिव पोजीशन के ऊपर, तो इसमें क्लासिफिकेशन के अंदर टर्म ये चलती है। जैसे फर्स्ट में है अल्फा एमिनो एसिड, फर्स्ट में अल्फा एमिनो एसिड रहते हैं। अब अल्फा एमिनो एसिड की जो स्ट्रक्चर रहती है, अल्फा एमिनो एसिड रियल में होती क्या है इसको अपन अगर देखें तो अल्फा एमिनो एसिड के अंदर पहले मैं बता चुका हूं कि एमिनो एसिड की जो स्ट्रक्चर है, उस एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर अगर शो करे, इसकी स्ट्रक्चर को अगर ड्रॉ करें तो अल्फा एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर के अंदर अल्फा ग्रुप रहेंगे, अल्फा ग्रुप। अल्फा ग्रुप के अंदर मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल्स अल्फा एमिनो एसिड्स के अंदर एग्जांपल्स। और इसके एग्जांपल्स के अंदर जैसे फर्स्ट में मैं नोट करूँ यहाँ पर अल्फा एमिनो एसिड के अंदर एक तो यहाँ पर एग्जांपल रहेगा अपने पास ग्लाइसिन। फर्स्ट एग्जांपल दैट इज ग्लाइसिन, ग्लाइसिन। और ग्लाइसिन एक अल्फा एमिनो एसिड होता है क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर के अंदर NH2 ग्रुप रहेगा, NH2 के बाद में यहाँ पर CH2 ग्रुप रहेगा और फिर COOH ग्रुप रहेगा। तो इसको ग्लाइसिन बोला जाता है। और ग्लाइसिन एक अल्फा एमिनो एसिड है क्योंकि ये जो पोजीशन है इसकी, ये अल्फा पोजीशन है और इस अल्फा पोजीशन के साथ में एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको अल्फा एमिनो एसिड बोलते हैं। और ये ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर है। सेकंड स्ट्रक्चर अपने पास में मिलती है जिसको अपन बोलते हैं एलेनिन, एलेनिन। और एलेनिन की स्ट्रक्चर भी अल्फा एमिनो एसिड के अंतर्गत आती है। तो इसको अपन लिखते हैं NH2 ग्रुप, NH2 के बाद में लिखते हैं यहाँ पर CH, और इस CH के साथ में यहाँ पे जुड़ा हुआ रहेगा CH3 ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर CH है, फिर CH3 है और इधर की तरफ COOH ग्रुप रहता है। और ये जो कार्बन बैठा है, इस कार्बन को अगर देखें तो ये भी यहाँ पर अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन के साथ में NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको भी अल्फा एमिनो एसिड बोला जाता है। अल्फा एमिनो एसिड के अंदर याद रखोगे एक तो यहाँ पर ग्लाइसिन और दूसरा रहता है एलेनिन। साथ साथ में नोट करते जाओ बच्चों आप। तो अल्फा एमिनो एसिड की अगर स्ट्रक्चर एग्जाम में पूछी जाए तो उसके अंदर दो स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करोगे, एक तो रहेगा ग्लाइसिन और दूसरा रहेगा एलेनिन।
फिर उसके बाद में अगला जो नंबर आता है वो रहता है बीटा ग्लाइकोसिडिक एसिड के ऊपर, बीटा एमिनो एसिड्स के ऊपर। तो नेक्स्ट मैं नोट कर रहा हूँ यहाँ पर बीटा एमिनो एसिड, बीटा एमिनो एसिड। और बीटा एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर कैसी रहती है देखिए यहाँ पर। बीटा एमिनो एसिड को अपन शो करें, इसको ड्रॉ करें, तो इसकी स्ट्रक्चर के अंदर COOH ग्रुप रहेगा और यहाँ पर CH2 ग्रुप रहेगा, अगेन यहाँ पर CH2 ग्रुप रहेगा और इधर की तरफ आकर के NH2 ग्रुप जुड़ेगा। आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर पोजीशन की रेस्पेक्ट में बात करें तो इसकी पोजीशन यहाँ पे अल्फा, और इस COOH ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये जो CH2 ग्रुप बैठा है इसकी पोजीशन यहाँ पर बीटा है। और ये बीटा पोजीशन होने के कारण इसका नाम हो जाएगा यहाँ पर ये जो एमिनो एसिड है इसका नाम हो जाएगा बीटा एमिनो एसिड, और इसका रियल नेम लिखे तो रियल नेम उसका हो जाएगा बीटा एमिनो एसिड, या फिर इसको कहा जाता है प्रोपेनोइक एसिड, बीटा एमिनो प्रोपेनोइक एसिड। तो इसका मैं नेम भी लिखूं तो इसका नेम हो जाएगा यहाँ पर बीटा एमिनो प्रोपेनोइक एसिड, बीटा एमिनो प्रोपेनोइक एसिड इस ग्रुप का नाम हो जाएगा। नोट करते जाओ साथ साथ में बीटा एमिनो प्रोपेनोइक एसिड। और इसी टाइप में यहाँ पर थर्ड जो पॉइंट रहता है उसको अपन गामा एमिनो एसिड्स के नाम से जानते हैं। थर्ड जो स्ट्रक्चर आती है उसको कहते हैं अपन गामा एमिनो एसिड्स। अब ये गामा एमिनो एसिड्स क्या होते हैं इसको देखना। गामा एमिनो एसिड्स, गामा एमिनो एसिड्स को अगर अपन ड्रॉ करें तो गामा एमिनो एसिड्स कुछ इस टाइप की पोजीशन लेकर के रहने वाले ग्रुप होते हैं, और इस गामा एमिनो एसिड्स के अंदर यहाँ पर NH2 ग्रुप रहेगा और NH2 ग्रुप के बाद में यहाँ पर CH2, फिर यहाँ पर CH2, अगेन यहाँ पर CH2 और फिर यहाँ पर COOH ग्रुप रहेगा। और इसकी पोजीशन को अगर शो करें तो पोजीशन आप देख सकते हो, यहाँ पर इसकी पोजीशन ये रहने वाली है अल्फा, फिर रहने वाली है यहाँ पर बीटा और फिर रहने वाली है ये गामा पोजीशन। और गामा पोजीशन के रेस्पेक्ट में आकर के यहाँ पर जब ये ऐड हुआ है तो गामा रेस्पेक्ट में यहाँ पर इसमें ये हो जाएगा यहाँ पर गामा पोजीशन, तो अल्फा बीटा गामा पोजीशन हो जाएगी। और इसका अगर नोमेनक्लेचर अपन लिखे, नाम लिखे, नोट करते जाओ साथ साथ में, और इसका नेम लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे गामा एमिनो, और इसमें कार्बन देखिए कार्बन 1 और फिर कार्बन यहाँ पर 2, कार्बन 3 और कार्बन 4, तो इसका नाम हो जाएगा 4 कार्बन के लिए ब्यूटेनोइक एसिड, गामा एमिनो ब्यूटेनोइक एसिड, इस टाइप से इसका नेम हो जाएगा गामा एमिनो ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, तो ये इसकी स्ट्रक्चर रहने वाली है। हाँ, ये रिलेटिव ऑन पोजीशन के अंदर ही है, जिसमें अपन अल्फा बीटा और गामा तीनों को रिलेटिव पोजीशन के अकॉर्डिंग इसका क्लासिफिकेशन है। और फर्स्ट में था ग्लाइसिन और एलेनिन था जिसको अपन ने अल्फा अमीनो एसिड्स कहा था, अब ये बीटा अमीनो एसिड्स है और फिर इसके बाद में गामा अमीनो एसिड्स है। चलो इसको आपने भी नोट कर लिया होगा यहाँ पर अच्छे से, और फिर मैं चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। और नेक्स्ट स्लाइड में भी कुछ इसका क्लासिफिकेशन आने वाला है, क्या क्या क्लासिफिकेशन रहेगा उसको भी मैं यहाँ पर ड्रॉ करके सारी चीजें दिखा देता हूँ एक एक करके। चलो, तो अल्फा बीटा गामा ये सारी पोजीशन हो गई है, और नेक्स्ट इसका क्लासिफिकेशन एक और रहेगा। चलो आपने इसको नोट भी कर लिया होगा। अगला जो यहाँ पर क्लासिफिकेशन है वो नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर है, या फिर इसकी एसिडिटी और बेसिक नेचर के ऊपर इसका क्लासिफिकेशन रहने वाला है। तो इसको आपने कर लिया है नोट। और नेक्स्ट यहाँ पर एक और टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन, नोट कीजिए यहाँ पर क्लासिफिकेशन बेसिस ऑन number of amino and COOH group, नंबर ऑफ एमिनो एंड COOH ग्रुप, इसकी पोजीशन के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन रहेगा। तो क्लासिफिकेशन को देखें अपन तो इसमें फर्स्ट रहता है न्यूट्रल एमिनो एसिड। फर्स्ट यहाँ पर पोजीशन रहेगी न्यूट्रल एमिनो एसिड, न्यूट्रल एमिनो एसिड्स, न्यूट्रल एमिनो एसिड्स। न्यूट्रल एमिनो एसिड क्या होता है? न्यूट्रल एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर को अपन देखें तो न्यूट्रल एमिनो एसिड के अंदर कुछ ऐसे एमिनो एसिड आते हैं
जिनकी स्ट्रक्चर अपन ड्रॉ करते हैं, तो उस स्ट्रक्चर के अंदर टोटल नंबर ऑफ जो एमिनो ग्रुप है और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो दोनों इक्वल अमाउंट के अंदर, क्योंकि आप देखिए जैसे ये यहाँ पर CH2 ग्रुप है और फिर यहाँ पर COOH ग्रुप है, COOH ग्रुप, और इधर की तरफ NH2 ग्रुप, ये आप देख रहे हो। और इसमें आप ये भी जानते हो कि यहाँ पर जो NH2 ग्रुप है इसकी न्यूट्रलिटी पे बात करें, इसके बिहेव पे बात करें, तो ये बेसिक नेचर का होता है, ये यहाँ पर बेसिक नेचर का। और इधर जो COOH ग्रुप है ये यहाँ पर कुछ एसिडिक नेचर का होता है, ये यहाँ पर एसिडिक नेचर का है। तो एक ग्रुप यहाँ पर बेसिक नेचर का है, एक यहाँ पर एसिडिक नेचर का है। तो एसिड और बेस जब दोनों इक्वल अमाउंट में होते हैं, जब ये दोनों यहाँ पर इक्वल अमाउंट में होते हैं, तो इक्वल अमाउंट में होने पर ऐसे ग्रुप को यहाँ पर न्यूट्रल ग्रुप कहा जाता है। न्यूट्रल होगा बिल्कुल, जितना एसिड था उतना बेसिक नेचर एक दूसरे के इफेक्ट को ये न्यूट्रल कर देते हैं। तो ये ऐसे ग्रुप होते हैं जिसमें आप लिख सकते हो, इसकी डेफिनेशन के अंदर लिखो, अल्फा अमीनो एसिड के अंदर लिखो, these contain equal number of amino acid, these contain equal number of, these contain equal number of amino and equal number of amino and carboxylic group and COOH group। और इसमें एग्जाम्पल नोट करोगे, एग्जाम्पल के अंदर फर्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल आप लोगों को मैं दे रहा हूँ ग्लूटामिक एसिड और दूसरा एस्पार्टिक एसिड। तो फर्स्ट में नोट कर लीजिए यहाँ पर एस्पार्टिक एसिड या फिर एस्पार्टिक एमिनो एसिड। एस्पार्टिक एमिनो एसिड स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करवा देता हूँ, कैसी रहती है इसकी स्ट्रक्चर दिखने के अंदर। तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ यूं रहती है, COOH ग्रुप, फिर उसके बाद में CH2 ग्रुप, फिर उसके बाद में CH ग्रुप, NH2 ग्रुप, और फिर यहाँ पर COOH ग्रुप। नहीं, ये यहाँ पे सारी चीजें गलत हो जाएगी, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। एग्जाम्पल में नोट करेंगे तो एग्जाम्पल पहले ही मैंने बताया वहां पे, जहाँ पे NH2 और COOH दोनों वहां पर इक्वल अमाउंट के अंदर है। तो इसके अंदर एग्जाम्पल में फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर ग्लाइसिन, और दूसरा एग्जाम्पल इसके अंदर हो जाएगा एलेनिन। ग्लाइसिन और एलेनिन दोनों की स्ट्रक्चर भी जस्ट मैंने पिछली स्लाइड पे ड्रॉ की थी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और इसकी स्ट्रक्चर ऐसे थी, ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर अपन ड्रॉ करें तो इस ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर के अंदर NH2 ग्रुप रहेगा, फिर यहाँ पर CH2 ग्रुप रहेगा, और CH2 के साथ में COOH ग्रुप रहेगा। ये तो ग्लाइसिन है। एलेनिन की स्ट्रक्चर इस टाइप में थी, NH2, फिर यहाँ पर CH, COOH और यहाँ पर CH3 ग्रुप, है ना। तो ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्यों है, आप अच्छे से अंडरस्टैंड हो रहे हो कि यहाँ पर CH2 यानी कि NH2 ग्रुप और उसके साथ में जो COOH ग्रुप है, NH2 और COOH दोनों इक्वल अमाउंट के अंदर, और जब दोनों इक्वल अमाउंट में होते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के बिहेव को, इफेक्ट को न्यूट्रल कर देते हैं, इसलिए इसको न्यूट्रल एमिनो एसिड के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल अपने पास में दो ही है, एक यहाँ पर ग्लाइसिन है और दूसरा यहाँ पर एलेनिन की स्ट्रक्चर है। चलो आप इसको समझ चुके होंगे और आपने इसको नोट भी कर लिया होगा। और these contain equal number of amino and COOH ग्रुप, दोनों को ये इक्वल नंबर के अंदर कंटेनिंग ग्रुप के अंदर होते हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, और इसको आपने नोट कर लिया होगा। सर रुको, इतना जल्दी क्यों कर रहे हो? चलिए भाई साहब। तो नेक्स्ट यहाँ पे अगली स्लाइड पे आप नोट कीजिए, अगले पेज पे नोट कर लीजिए, और अगले पेज पे आप नोट करने वाले हो क्या लिखोगे, तो एसिडिक एमिनो एसिड्स शो कर देते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे आप नोट कर लीजिए एसिडिक एमिनो एसिड, एसिडिक एमिनो एसिड्स। एसिडिक एमिनो एसिड्स को दिखा देते हैं कैसे रहती है। तो हेडिंग आपने नोट कर ली है, एसिडिक एमिनो एसिड्स, एसिडिक एमिनो एसिड। और एसिडिक एमिनो एसिड की जो स्ट्रक्चर रहती है, इसके अंदर कुछ ग्रुप यू रहने वाले हैं। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे, तो डेफिनेशन के अंदर लिखोगे आप यहाँ पर कि यहाँ पर जो एमिनो एसिड्स है उसके कंपैरिजन में COOH ग्रुप प्रेजेंट इन मोर नंबर, है ना। तो वहां पर COOH ग्रुप जो है वो ज्यादा नंबर में यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, तो उसको अपन एसिडिक नेचर के अंदर काउंट कर लेते हैं। तो इसकी फर्स्ट में तो डेफिनेशन लिखिए,
लिखिए इन दीज, डेफिनेशन के अंदर लिखिए इन दीज amino acid, in these amino acid where COOH group present plus anti लिख रहा हूं, मतलब present in excess, present in excess। एग्जाम्पल भी नोट कर लो। एग्जाम्पल के अंदर आप लोग यहाँ पर एस्पार्टिक एसिड डाल सकते हो। एग्जाम्पल के अंदर फर्स्ट में एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एमिनो एसिड, एस्पार्टिक एमिनो एसिड। और दूसरी यहाँ पर स्ट्रक्चर आप डाल सकते हो ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। तो ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड दोनों यहाँ पर एसिडिक नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, कैसे इसको ड्रॉ किया जाता है? तो एस्पार्टिक एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर क्यों रहती है? COOH ग्रुप, फिर यहाँ पर CH2 ग्रुप, फिर यहाँ पर अगेन CH ग्रुप, और फिर यहाँ पर COOH ग्रुप, और इसके साथ में यहाँ पे जोड़ देती है NH2 ग्रुप, NH2 ग्रुप। अब इसको देख लीजिए, ये जो पूरी स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर COOH ग्रुप है, यहाँ पे भी COOH ग्रुप है, और इधर तो NH2 ग्रुप एक बार है, जबकि ये यहाँ पर 2 टाइम हो जाएंगे। यहाँ पर तो ये यहाँ पर 2 टाइम हो जाएंगे, फर्स्ट टाइम और ये सेकंड टाइम, तो ये 2 टाइम यहाँ पे हो गए। जबकि ये जो बेसिक नेचर का है ये तो 1 टाइम ही है, इसलिए इसकी स्ट्रक्चर को अपन यहाँ एसिडिक नेचर के अंदर काउंट करते हैं। ग्लूटामिक एसिड की भी स्ट्रक्चर देख लीजिए। ग्लूटामिक एसिड की जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप में रहेगी, COOH ग्रुप, फिर यहाँ पर CH2, फिर CH, और इधर की तरफ COOH ग्रुप, और इधर की तरफ NH2 ग्रुप। अगेन आप लोग यहाँ पे समझ चुके होंगे इस स्ट्रक्चर के अंदर, ये जो पूरी स्ट्रक्चर है, इस पूरी स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर COOH ग्रुप, इधर की तरफ भी COOH ग्रुप 2 बार, जबकि NH2 ग्रुप केवल 1 बार। तो इस स्ट्रक्चर को अपन ग्लूटामिक एसिड के अंदर काउंट करते हैं। ओके बच्चों, समझ रहे हो, अच्छे से नोट भी कर रहे हो? तो ये एसिडिक एमिनो एसिड्स थे, और इसके अंदर 2 एग्जांपल है, एक एस्पार्टिक एसिड है और उसके साथ में ग्लूटामिक एसिड है। ओके ओके ओके, चलो मैं नेक्स्ट रन कर रहा हूँ, और अंडरस्टैंड हो गया, आप इसको नोट भी कर लिया है। और नेक्स्ट स्लाइड पे आप नोट करो, अगला जो यहाँ पर रहेगा अपने पास में, दैट इज गामा एमिनो एसिड्स। तो थर्ड में गामा काहे का रहेगा यहाँ पर? बेसिक एमिनो एसिड, बेसिक एमिनो एसिड, बेसिक एमिनो एसिड। थर्ड यहाँ पे रहेगा बेसिक एमिनो एसिड। और बेसिक एमिनो एसिड्स के अंदर आप जानते हो, तो इसकी एग्जांपल या फिर पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो, और डेफिनेशन के अंदर यहाँ पर आप लोग लिख लो बेसिक नेचर के अंदर जहाँ पर एमिनो एसिड्स जो रहेंगे उसकी संख्या ज्यादा होगी, और COOH ग्रुप की संख्या यहाँ पर कम होगी। तो लिखो इन दीज एमिनो एसिड, in these amino acid there are amino group like as NH2 will be present in excess, will be present in excess, will be present in excess। इस टाइप में इसके एग्जांपल रहेंगे, और इसको नोट करो आप। वॉइस मेरी म्यूट हो गई थी। चलो यहाँ पर 3 एग्जांपल रहेंगे, हिस्टिडीन है, आर्जिनिन है, और उसके साथ में लाइसिन है, लाइसिन।
तो ये तीनों स्ट्रक्चर यहाँ पर बेसिक नेचर के अंदर रहते हैं, हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन। और रहते क्यों हैं, इसका कारण ये होता है ये लिखा बच्चे प्रेजेंट लिखा हुआ, प्लस एंटी करके लिखा है, प्लस एंटी। प्लस एंटी का मतलब यहाँ पर प्रेजेंट है, प्रेजेंट। और माइनस एंटी लिखते हैं उसका मतलब एब्सेंट है, समझ गए होंगे आप लोग से। माइनस एंटी यहाँ पर एब्सेंट, तो प्लस एंटी प्रेजेंट इन एक्सेस, विल बी प्रेजेंट इन एक्सेस। और एग्जांपल के अंदर यहाँ पर हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन, ये तीनों एग्जांपल यहाँ पर नेचर को शो कर रही है, और तीनों यहाँ पर बेसिक नेचर के हैं, बेसिक नेचर। और बेसिक नेचर के अंदर हिस्टिडीन है, आर्जिनिन है और उसके साथ में लाइसिन है। फिर इसका क्लासिफिकेशन होता है बेसिस ऑन इसेंशियल और नॉन इसेंशियल, मतलब बॉडी को रिक्वायरमेंट किस टाइप में है, उस टाइप में भी इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो इसको आपने नोट कर लिया होगा, और स्लाइड पे जा रहा हूं मैं। क्लासिफिकेशन बेसिस ऑन, इनकी स्ट्रक्चर नहीं है बिल्कुल, ये क्लासिफिकेशन अपनी स्ट्रक्चर नहीं है, बेसिक नेचर वालों की स्ट्रक्चर नहीं है, एसिडिक और न्यूट्रल मैंने शो कर दिया था। क्लासिफिकेशन ऑन द basis of essential and non-essential amino acids, essential and non-essential amino acid, इसके बेसिस पे भी इसका क्लासिफिकेशन होता है। हालांकि प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने बिल्कुल अच्छे से इसका डिस्कशन कर लिया था। एसेंशियल के अपने पास में 10 एग्जांपल थे, और नॉन एसेंशियल के भी यहाँ पर टोटल 10 एग्जांपल आते हैं, 10 एग्जांपल रहते हैं। एसेंशियल जितने भी है इनका बॉडी में सिंथेसिस, इनको बॉडी में सिंथेसिस नहीं किया जाता है, बॉडी में इनका सिंथेसिस नहीं होता है, बॉडी में इनका सिंथेसिस बिल्कुल भी नहीं होता है। और दूसरा, एसेंशियल की बॉडी को बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, और इनके नेम भी लिखे थे मैंने, नेम के साथ में सभी पे डिस्कशन किया था। तो इनके नेम के अंदर फर्स्ट में था यहाँ पर थ्रियोनिन, अरे क्या हो रहा है आज, ये ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है। तो फर्स्ट में नाम था थ्रियोनिन, फर्स्ट इसका एग्जांपल, और फर्स्ट एग्जांपल के अंदर थ्रियोनिन। फर्स्ट एग्जांपल के ऊपर यहाँ पर थ्रियोनिन रहता है। थ्रियोनिन के बाद में फिर रहता है वेलिन, फिर रहता है यहाँ पर मिथियोनिन, टीवी मिल पात ऐसा करके आया था, मिथियो, टीवी मिल एम आई, और आई पे रहेगा यहाँ पर आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन के बाद में यहाँ पर रहेगा लाइसिन, लाइसिन, टीवी मिल, फिर रहेगा यहाँ पर वापस ल्यूसिन, 6 नंबर पे ल्यूसिन, LUCIN, ल्यूसिन। और 7 नंबर पे रहेगा पाथ पी से रहेगा फिनाइल एलेनिन, टीवी मिल पाथ। 8 नंबर पे रहेगा आर्जिनिन, और 9 नंबर पे रहेगा थ्रियोनिन हो गया यहाँ पर, तो इसको डाल देते हैं ट्रिप्टोफैन, TRYPTO, ट्रिप्टोफैन। और ट्रिप्टोफैन के बाद में 10 नंबर पे है हिस्टिडीन। तो ये 10 एमिनो एसिड है जो बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल होते हैं, बॉडी को इसकी रिक्वायरमेंट होती है, बट बॉडी के अंदर इनका फॉर्मेशन, सिंथेसिस नहीं होता बिल्कुल भी। तो ये एसेंशियल में है, और नॉन एसेंशियल के अंदर टोटल 10 एग्जांपल होते हैं, लेकिन इसका बॉडी अपनी सिलेबस के अंदर इसका कोई डिस्कशन नहीं मिलता है, और एग्जांपल के अंदर एसेंशियल पूछा जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो उस पे आप डिस्कशन करके अच्छे से लर्न करने की कोशिश करना। ओके बच्चों, तो ये सारे के सारे अमीनो एसिड्स और उनकी स्ट्रक्चर के ऊपर था। और नेक्स्ट इसमें आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड। तो नेक्स्ट आप हेडिंग नोट कर लो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड, हेडिंग, और अगले पेज के ऊपर हेडिंग, हेडिंग के अंदर क्या लिख रहे हैं, हेडिंग में क्या नोट करें, इनका स्ट्रक्चर, हेडिंग। चलो अगली हेडिंग आप नोट करो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड्स।
फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड। और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड के ऊपर बात करें तो फर्स्ट इसके अंदर नोट करो दैट इज soluble in water, that is soluble in water, और आज ये ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, that is soluble in water, पानी के अंदर ये घुल जाती है। आगे लिखना due to formation of hydrogen bonding, due to formation of हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है, इसलिए कंपाउंड वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेकंड ग्रुप के अंदर सेकंड पॉइंट में आप यहाँ पर नोट करोगे, सेकंड पॉइंट जो यहाँ पे आता है उसमें ज्विटर आयन के बारे में लिख लो। तो लिखो इन एमिनो एसिड there are acidic group ब्रैकेट में डाल देना COOH and basic group में डाल दो यहाँ पर NH2। प्रेजेंट को मैं प्लस एंटी लिख रहा हूँ, प्रेजेंट simultaneously in a compound then that is behave as a amphoteric नेचर। एम्फोटेरिक मतलब ये एक ही कंपाउंड है जो एसिडिक की तरह भी बिहेव करता है और बेसिक की तरह भी बिहेव करता है। दोनों बिहेव एक साथ होते हैं इसके अंदर, दोनों तरफ बिहेव होता है, क्योंकि एसिडिक नेचर भी इसमें है और इसके अंदर बेसिक ग्रुप भी है। तो इसमें NH2 ग्रुप भी है, NH2 ग्रुप के कारण ये बेसिसिटी को शो करता है, बेसिक नेचर इसका रहता है। और इस बेसिक नेचर के साथ में अगर देखें तो COOH ग्रुप भी है और इसके कारण ये एसिडिक नेचर को भी शो करता है, एसिडिक नेचर को भी शो करता है। तो एसिडिक नेचर को भी शो करता है, बेसिक नेचर को भी शो करता है, इसलिए इसकी नेचर को अपन एम्फोटेरिक नेचर कहते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब ये दोनों एसिड और बेस दोनों एक साथ शो करता है, तो इसको एम्फोटेरिक नेचर के अंदर नोट किया जाता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट अपन ने नोट किया कि ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं और सेकंड में नोट किया कि ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर में होते हैं। चलो थर्ड पॉइंट इसके अंदर अगली स्लाइड पे जा रहा हूँ, नोट आपने कर लिया होगा और अगली स्लाइड के ऊपर मैं नोट कर रहा हूँ यहाँ पर ज्विटर आयन क्या होते हैं उसके बारे में। तो थर्ड पॉइंट के ऊपर लिखो दैट इज फॉर्म ज्विटर आयन, that is form ज्विटर आयन, ZWITTER, that is form ज्विटर आयन। ज्विटर आयन क्या होते हैं, टाइम ज्यादा अलाउ नहीं कर रहा है तो मैं इसको नोट फिनिश कर रहा हूँ। और ज्विटर आयन क्या होता है देखना, जो एमिनो ग्रुप होते हैं इस एमिनो ग्रुप के अंदर बीच में CH2 है और इधर की तरफ COOH ग्रुप है और इधर की तरफ NH2 ग्रुप है। यहाँ पर ये ग्रुप एसिडिक नेचर को शो करता है और ये ग्रुप यहाँ पर बेसिक नेचर को शो करता है, बेसिक नेचर को शो करता है। अब यहाँ पर होता ये है, ऐसा होता है कि इस ग्रुप के अंदर ये जो एसिड है, एसिड आप जानते हो हमेशा H+ डोनेट करता है, तो इधर से H+ यहाँ से रिमूव होकर के चला जाता है NH2 ग्रुप के ऊपर। और जैसे ऐसा होता है तो ये ग्रुप इंटरचेंज हो जाता है NH2 से NH3 के अंदर, ये ग्रुप यहाँ से चेंज हो जाता है NH2 से NH3 में।